जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे लास्ट चैप्टर के कंटिन्यूएशन में होगा। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे बहमनी किंगडम के बारे में। अब ये बहमनी किंगडम जो है ये विजयनगर के कंटिन्यूएशन में भी है, साथ ही साथ ये पैरेलल चलता है विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड के। अगर हम मैप देखेंगे आगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से एक जिस रीजन में विजयनगर एम्पायर रूल कर रहा था उसी के नेबरिंग रीजन में बहमनी किंगडम या बहमनी सल्तनत भी रूल कर रही थी। अब ये बहमनी सल्तनत क्या है, कैसे ओरिजिन हुआ है, किस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर रहा है, वो सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, देन कैसे फॉर्म हुआ है बहमनी किंगडम, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज क्या रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा है बहमनी किंगडम में, वहाँ की ट्रेड और इकोनॉमी किस प्रकार से प्रचलित थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या योगदान रहा है बहमनी किंगडम का। देन वी विल सी द रिलेशंस विद द नेबर्स, यानी कि बहमनी किंगडम के जो आसपास के रीजन्स थे, आसपास के जो किंगडम्स थे, उनके साथ कैसा रिलेशन रहा है। महमूद गवां, ये जो नाम आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है बहमनी किंगडम में। देन वी विल सी डिक्लाइन ऑफ बहमनी किंगडम, और डिक्लाइन के बाद भी किस तरह से इस एम्पायर का या इस किंगडम का डिसइंटीग्रेशन होता है या डिवीजन होता है, और फिर कौन से छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स बनते हैं, हम वो लास्ट में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले तो आप ये मैप देखें and see this color coded region। ये जो ऑरेंज कलर में आपको रीजन दिख रहा है, ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है आपको, ये बहमनी सल्तनत का एरिया है, बहमनी सल्तनत का रीजन है। अब आप थोड़ा रिवाइंड करिए, लास्ट लेक्चर में जब हमने विजयनगर किंगडम देखा था तो कहाँ पे था वो, दिस सदर्न पार्ट, दिस सदर्न एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी या इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बहमनी सल्तनत के जस्ट सदर्न एरिया में विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश्ड था। अगर आप अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं तो दिस होल एरिया बिलोंग टू विजयनगर रीजन, और उसके जस्ट नॉर्थ में हम देख पा रहे हैं बहमनी सल्तनत। ये दोनों सल्तनत या ये दोनों एम्पायर्स जो हैं, ये दोनों किंगडम्स जो हैं, ये पैरेलली चल रहे थे। ओके, इट वाज अ सिग्निफिकेंट पावर इन डेक्कन रीजन। बहमनी सल्तनत भी कहाँ स्टैब्लिश्ड है, डेक्कन में, और हमारा विजयनगर भी दक्कन के एरिया में ही है। और टाइम पीरियड है इसका 14th to 16th सेंचुरी, ये हमें ध्यान रखना है। 14th to 16th सेंचुरी, ये वही टाइमलाइन है जो विजयनगर का टाइम पीरियड है। अगर आप रिकॉल करेंगे तो दिस सिमिलर टाइमलाइन बिलोंग्स टू विजयनगर एम्पायर एज वेल। एंड इन दिस लेक्चर वी विल एक्सप्लोर लेगेसी, इन्फ्लुएंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बहमनी किंगडम। नाउ वी विल सी फॉर्मेशन, ये किंगडम स्टैब्लिश कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। Bahmani kingdom was established in 1347 by Alauddin Bahman Shah. Now this particular person, Alauddin Bahman Shah, जिसके नाम पे ये बहमनी किंगडम भी रखा गया है, जिसका नाम है किंगडम का नाम बहमन शाह के नाम पे ही रखा गया है बहमनी किंगडम, इसने स्टैब्लिश किया है बहमनी किंगडम को, एंड द ईयर इज गिवन 1347। नाउ कैसे ये स्टैब्लिशमेंट हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप बताती हूँ। यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स, बट जस्ट टू नो द स्टोरी। नॉर्दर्न एरिया में जब मुगल एम्पायर, डेक्कन सल्तनत जो था रूल कर रहा था, सॉरी मैंने मुगल एम्पायर बोल दिया, व्हेन डेक्कन सल्तनत वाज रूलिंग इन नॉर्दर्न एरिया, हम जब विजयनगर और बहमनी किंगडम की बात कर रहे हैं डेक्कन में, तो उसी सिमिलर टाइम फ्रेम में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, इस पार्ट ऑफ इंडिया में हम देख पाते हैं क्या, दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर में आगे कंटिन्यूएशन में आपको पढ़ाऊंगी, बट हमने दिल्ली सल्तनत वाले पोर्शन में देखा था कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहां पे दिल्ली सल्तनत का रूल था। ना दिल्ली सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन के बाद वहां से एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी उभरती है जिसका नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह। ही वाज अ नोबल ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। नाउ दिस नोबल और दिस पर्सन व्हाट ही डिड, वहां से दिल्ली सल्तनत के फ्रैगमेंटेशन या विघटन के बाद ये व्यक्ति दक्कन में मूव करता है। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह मूव्स टुवर्ड्स डेक्कन, और डेक्कन में आके चूंकि इसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल थी,
तो इसने डेक्कन में आके अपना एक किंगडम स्टैब्लिश किया जिसका नाम पड़ा बहमनी किंगडम। ये बैकड्रॉप आपको समझ आ गया अच्छे से। दिल्ली सल्तनत के फ्रैगमेंटेशन के बाद अलाउद्दीन बहमन शाह migrated to Deccan region and here he established Bahmani kingdom. Okay, this was the backdrop of formation of Bahmani kingdom. और यहीं से मार्क होती है बिगनिंग किसकी? डेक्कन हिस्ट्री की। यहाँ से हम दक्कन के इतिहास की शुरुआत देखते हैं, बहमनी किंगडम एंड देन विजयनगर एम्पायर। दिस होल समराइजेस द हिस्ट्री ऑफ डेक्कन ड्यूरिंग मिडिवल एरा। एंशिएंट में डेक्कन हिस्ट्री का क्या प्रोमिनेंट वो था? किंगडम्स थे चोल, चेर एंड पांडे। चोल, चेर एंड पांडे का हमने वो जो पढ़ा था ट्रिनिटी, ये एंशिएंट को बिलोंग करती है, एंशिएंट टाइम पीरियड को। वेयरएज मिडिवल में अगर आपसे कोई पूछे कि डेक्कन की हिस्ट्री में क्या चल रहा था, तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में डेक्कन रीजन में दो प्रोमिनेंट हमारे एम्पायर्स आते हैं, बहमनी किंगडम एंड विजयनगर किंगडम। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है बहमनी किंगडम के? नाउ यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर का आप प्रिविलेंस देख सकेंगे बहमनी किंगडम में भी, हमने विजयनगर किंगडम में भी देखा था। स्टार्क डिफरेंस क्या है हम वो देखते हैं। आपको बहमनी सल्तनत में पर्शियन, इंडियन और अरबिक इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे। कौन से? पर्शियन, इंडियन एंड अरबिक इन्फ्लुएंसेस। जो भी आर्किटेक्चर बनाया गया है, जिस भी तरह के स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए हैं वहां पे, उसमें हम इन्फ्लुएंस देखते हैं, प्रभाव देखते हैं पर्शियन, इंडियन और अरबिक आर्किटेक्चर स्टाइल का। वेयरएज जब हम विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं तो वहां पे कौन सा इन्फ्लुएंस हमने देखा था? इस्लामिक एज वेल एज इंडियन इन्फ्लुएंस, भारतीय और इस्लामिक दोनों इन्फ्लुएंस। यहाँ पे पर्शियन, इंडियन एंड अरबिक, ये इन्फ्लुएंसेस हम बहमनी किंगडम में देख सकते हैं। मिलिट्री स्ट्रैटेजीज क्या रही हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको विजयनगर किंगडम के डिक्लाइन में पढ़ाया था तालीकोटा का बैटल, है ना, वॉर ऑफ तालीकोटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर के विघटन में, उस साम्राज्य के पतन में बैटल ऑफ तालीकोटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहमनी किंगडम का जब डिवीजन होगा, हम आगे देखेंगे, उसके बाद जो छोटे छोटे राज्य बनते हैं, जो ग्रैंड अलायंस जिसे हमने नाम दिया था, अगर आप लोग को याद हो तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए, वो ग्रैंड अलायंस क्या था। उस ग्रैंड अलायंस और विजयनगर एम्पायर के बीच में वो बैटल ऑफ तालीकोटा होता है और वही कारण बनता है विजयनगर के डिसइंटीग्रेशन या डिक्लाइन का। तो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज तो जो थी, और वो जो ग्रैंड अलायंस है वो इस बहमनी किंगडम से ही निकला है। ओके, तो जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज थी बहमनी किंगडम की, बहुत एफिशिएंट थी, बहुत ही एफ्लुएंट भी थी ना। एफिशिएंट ऐसे थी कि इन्होंने अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए, है ना, उसकी सॉवरेनिटी को बचाए रखने के लिए, उसकी स्वायत्तता को बचाए रखने के लिए बहुत अच्छी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज प्लान की थी। इनका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा था। साथ ही साथ यहाँ एक इंपॉर्टेंट फीचर है, फर्स्ट किंगडम टू यूज गन पाउडर इन बैटलफील्ड्स। बहमनी साम्राज्य से ही गन पाउडर का यानी कि बारूद का इस्तेमाल हम देख सकते हैं बैटलफील्ड्स में। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है और ये एक स्टार्क फीचर बन जाता है बहमनी किंगडम के मिलिट्री स्ट्रैटेजीज का। साथ ही साथ यूज ऑफ कैवलरी और फोर्टिफिकेशन। कैवलरी यानी कि आपकी घुड़सवारों की जो सेना होती है, घुड़सवारी की जो सेना होती है ना, जहाँ पे हॉर्सेस का यूज होता है, दैट इज योर कैवलरी। एंड साथ ही साथ ये जो फोर्टिफिकेशन है दैट इज किलेबंदी। अब डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छे करने के लिए फोर्टिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। किलेबंदी जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना ही अच्छा आपका डिफेंस मैकेनिज्म होगा किसी भी किंगडम का। तो फोर्टिफिकेशंस एंड कैवलरी वर आल्सो द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बहमनी किंगडम। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब बहमनी किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई बहुत डिटेल में जानकारी नहीं मिलती है हमें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। यहाँ पे डिटेल में आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आना मुश्किल ही है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज जस्ट हैव अ लुक एट दिस। अमीर जुमला वॉज हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बहमनी किंगडम में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, राजस्व विभाग जो था, उसके चीफ को या उसके हेड को कहते थे अमीर ए जुमला। ये एक पोस्ट का नाम है, पोजीशन का नाम है। हाफ और 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर वॉज कलेक्टेड एज लैंड टैक्स। या तो आधा या फिर 1/3 जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, जो भी खेती से जो भी प्रोड्यूस होता था, उसका आधा या 1/3 लैंड टैक्स के रूप में लिया जाता था। 4 टाइप्स ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स थी, जिसमें परमानेंट ट्रूप थी, ट्रूप रिक्रूटेड ड्यूरिंग वॉर टाइम,
ट्रूप्स फॉर रिलीजियस वॉर एंड यूनिट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रॉयल फैमिली। तो 4 तरीके की ये मिलिट्री ट्रूप्स थी। नथिंग टू रिमेंबर ओवर हियर, जस्ट आप इसको पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से क्लासिफाइड था। बीजापुर फोर्ट जो है वो फॉर्मिडेबल फोर्ट था, यानी कि बीजापुर फोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट था आपके बहमनी किंगडम में। सुल्तान एंड काजी वर गिवन जुडिशियल ड्यूटीज। जो भी जुडिशियल ड्यूटीज थी, यानी कि जो भी न्यायिक शक्तियां थी, वो किसके हाथ में थी? सुल्तान के हाथ में या फिर काजी के हाथ में। काजी कौन होता है? बेसिकली काजी रिलीजियस स्कॉलर होते हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, हाईली लर्नड रिलीजियस स्कॉलर्स, जो अपना जुडिशियल मामलों में भी अपने राय देते हैं, अपने विचार विमर्श पे राजा उनसे विचार विमर्श किया करते थे। ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमी। नाउ ट्रेड एंड इकोनॉमी अगेन बहमनी किंगडम का एक बहुत ही मजबूत पार्ट बन जाता है। वी कैन सी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉइन्स, हम देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स भी हैं, आपके कॉपर कॉइन्स भी हैं और सिल्वर कॉइन्स भी हैं। इन कॉइन्स का जो प्रचलन है, इसका जो प्रेवलेंस है, वो क्या दर्शाता है? मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में समझाया है, मोर करेंसी रिप्रेजेंट्स कि इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रॉन्ग है, और ट्रेड और जो कॉमर्स है, जो व्यापार व्यवस्था है, वो भी बहुत ही फ्लुएंटली चल रही है। यही प्रदर्शित करते हैं सिक्कों का होना किसी भी साम्राज्य में। ठीक है। और यहाँ पे तो हम तीनों तरह के सिक्के देख पा रहे हैं। तो मतलब व्यवस्था जो थी, अर्थव्यवस्था जो थी, वो बहुत मजबूत थी और अच्छे से फ्लुएंटली चल रही थी। यहाँ पे कोस्टल पोर्ट्स हैं, ओवरलैंड रूट्स हैं। ना कोस्टल पोर्ट्स होंगे ही, डेक्कन का रीजन है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। ट्रेड के लिए, किसी भी तरह के व्यापार के लिए, चीज़ों के आदान प्रदान के लिए, या लोगों के आने जाने के लिए भी जो आपके वाटर रूट्स होते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी कोस्टल पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस थी, और ओवरलैंड रूट्स भी थे, यानी कि थ्रू लैंड भी चीज़ें काम हो रही थी, लैंड रूट्स के थ्रू। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नाउ कमिंग टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मजबूत इकोनॉमी क्या दिखाती है? एक रिच और डाइवर्स कल्चर। डाइवर्स कल्चर से मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे अच्छा खासा वेल्थ स्पेंड किया जाता रहा होगा, वो हम बहमनी किंगडम में देख पाते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। आपको बहमनी किंगडम में ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलेगा। ये जो सर्कुलर काइंड ऑफ पिलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, दिस सर्कुलर काइंड ऑफ पिलर स्ट्रक्चर, ये जो सर्कुलर शेप है पिलर का, इट्स नॉट वेरी फ्लैट और स्क्वायर और रेक्टेंगल, इट हैज अ सर्कुलर डिजाइन। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये जो फीचर है, ये आपको बहमनी किंगडम के आर्किटेक्चर में देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? ये इन्फ्लुएंस आ रहा है पर्शियन और अरबिक आर्किटेक्चर का। हमने पहले ही पढ़ा था कि पर्शियन और अरबिक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस हम बहमनी किंगडम के आर्किटेक्चर में देख सकते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत क्लियरली एविडेंटली देख सकते हैं, ये इन्फ्लुएंस वहीं से आ रहा है। ओके। इंटीग्रेट डिजाइन्स एंड ग्रैंड स्ट्रक्चर्स, ये प्रोमिनेंट फीचर्स हैं किसके? बहमनी आर्किटेक्चर के। इंटीग्रेट डिजाइन्स यानी कि महीन काम, मैंने पहले भी बताया आपको, महीन कारीगरी जो की गई है, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे जब ध्यान दिया जाता है किसी भी डिजाइन वर्क में, दैट इज इंटीग्रेट डिटेलिंग और इंटीग्रेट डिजाइन्स। एंड ग्रैंड स्ट्रक्चर्स यानी कि बड़े स्ट्रक्चर्स, महल बन रहे हैं या फोर्ट्स बन रहे हैं या टॉम्ब्स बन रहे हैं, जो भी बन रहा है ह्यूज स्ट्रक्चर है उसका, बड़े स्तर पे बन रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है बहमनी किंगडम का। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं जो आपको दिखाती हैं बहमनी किंगडम में वेरियस टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। ओके। ये जो डोम है, डोम शेप्ड जो आपको दिख रहा है टॉप पे, ये भी आपको बहमनी किंगडम में देखने को मिलेगा। बेसिकली ये काफ़ी इस्लामिक ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, पर्शिया से ली गई है दिस डोम स्ट्रक्चर। ये आपको दिल्ली सल्तनत भी देखने को मिलेगा, दिल्ली सल्तनत में, बहमनी किंगडम में भी, एंड मुगल एम्पायर में भी। दिस इज इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। ओके। चार मीनार का ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू बहमनी आर्किटेक्चरल स्टाइल। नाउ कमिंग टू द रिलेशन विद नेबर्स। अब आप एक बार ये मैप देख लीजिए, वैसे मैंने आपको विजयनगर के किंगडम में भी ये मैप समझाया है। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे है बहमनी किंगडम और यहाँ पे है विजयनगर एम्पायर। तो ये दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं बेसिकली, दीज बोथ किंगडम्स। अब इन किंगडम्स में कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुए हैं, ट्रेड एक्सचेंजेस भी हुए हैं, रिफ्ट्स भी हुई हैं, वॉर्स भी हुए हैं।
तो ऑल काइंड ऑफ इंटरेक्शंस हैव टेकन प्लेस बिटवीन द नेबर्स, दीज टू नेबर्स। और सिर्फ यही नहीं, मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के विघटन के बाद जब मुगल एम्पायर का वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है नॉर्थ में, तो वहाँ से भी एक्सचेंजेस होते रहते हैं बहमनी सल्तनत में। वो भी हर तरह के एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो आपके ट्रेड एक्सचेंजेस हों, कल्चरल एक्सचेंजेस हों, या फिर वॉर एक्सचेंजेस हों, या कोई भी किसी तरह का डिस्टर्बिंग एक्सचेंज हो। हर तरीके का इंटरेक्शन जो है विजयनगर से भी और ऊपर मुगल एम्पायर से भी देखने को मिल जाता है। अलायंसेस भी बनते हैं, वॉर्स होंगे तो अलायंसेस भी बनते ही हैं। नाउ कमिंग टू अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ बहमनी किंगडम, हिज नेम वाज महमूद गवा। अब ये कौन थे? महमूद गवा वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम में प्राइम मिनिस्टर थे ये, वजीर जिसे कहते हैं। इस सल्तनत में इन्होंने वजीर की भूमिका निभाई और इस साम्राज्य में वजीर की भूमिका पे रहते हुए इन्होंने बहमनी किंगडम को ना एक बहुत अलग दर्जा दिला दिया था। इतना स्ट्रांगली स्टैब्लिश किया बहमनी किंगडम को महमूद गवा ने हर तरह से, चाहे वो मिलिट्री एस्पेक्ट पे हो, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट पे हो। हिज पॉलिसीज एंड हिज पॉलिसी मेकिंग वाज रियली वेरी गुड, और जिसकी वजह से बहमनी किंगडम इतने दिनों तक रूल कर पाया आफ्टर ऑल ऑफ द रिफ्ट्स एंड वॉर्स एंड disturbances. He was responsible for efficient administration of the state and military conquest. मैंने बताया आपको, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों तरीके से इन्होंने बहमनी किंगडम को बहुत मजबूती से जमाए रखा था, बहुत मजबूती से स्थापित किए रखा था। He captured कोंकण, गोवा एंड बेलगाम। इनके वजीरियत में या इनके समय काल में बहमनी किंगडम ने कोंकण पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, अधिकार स्थापित किया, गोवा में किया और बेलगाम में किया। मतलब नए रीजन्स का भी उन्होंने जो है एक्यूमुलेशन किया है बहमनी किंगडम में, नए रीजन्स को भी अनेक्स किया, और बहमनी किंगडम का टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी हुआ है महमूद गवा के समय काल में। कांची को भी इन्वेड किया और बहुत सारा वहाँ पे वेल्थ भी प्लंडर किया था, ऑल्दो उसको अनेक्स नहीं कर पाए। He was beheaded on false charges, किसी false charge पे उनका behead उन्हें किया गया था, यानी कि कत्लेआम जिसे कहते हैं। He built great university in बीदर। Now this point is to be remembered। उन्होंने बीदर में, बीदर आपको बहमनी साम्राज्य का ही एक एरिया हिस्सा दिख जाएगा, वहाँ पे उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था जिसे गवा मदरसा के भी नाम से जाना जाता है। वह उस टाइम पे मध्यकालीन भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मदरसा कहते थे। तो इन्होंने जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की या जो भी एजुकेशनल स्टैब्लिश किया बीदर में, उसको कहा गया महमूद गवा मदरसा। ओके, नाउ अब इस किंगडम का डिक्लाइन कैसे हुआ? इट बिगेन टू डिक्लाइन इन लेट 15th सेंचुरी। किस समय काल में? लेट 15th सेंचुरी में। जैसे ही महमूद गवा की मृत्यु होती है, उनका कत्लेआम हो जाता है, उन्हें पनिशमेंट मिलती है एंड ही वाज बीहेडेड। उसके बाद वो जो कंट्रोल था, वो जो सारी शक्तियां एक हाथ में केंद्रित थी और महमूद गवा जितनी एफिशिएंटली चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहे थे, मिलिट्री एस्पेक्ट को मैनेज कर रहे थे, वो कंट्रोल जो है वो एकदम से छूट जाता है और फिर शुरू हो जाते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विद इन बहमनी किंगडम। उस साम्राज्य में ही, उस राज्य में ही आंतरिक जो डिस्प्यूट्स होते हैं, आंतरिक मतभेद शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे टुकड़ों में बहमनी किंगडम जो है वो स्प्लिट हो जाता है या डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब ये डिवीजन कैसे हुआ है ये हम देखते हैं। डिवीजन ऑफ बहमनी किंगडम हम देखते हैं। पहले था बहमनी किंगडम, महमूद गवा की मृत्यु के बाद ये किंगडम्स आते हैं। These were the regional kingdoms which came into play after division और decline of बहमनी किंगडम। कौन से किंगडम्स आ जाते हैं रीजनल किंगडम्स? अहमदनगर, बीजापुर, बेरार, बीदर एंड गोलकोंडा। अहमदनगर, बीजापुर, बिरार, बीदर एंड गोलकोंडा, ये जो 5 आपके किंगडम्स हैं, रीजनल किंगडम्स हैं, ये आ जाते हैं, ये ओरिजिनेट हो जाते हैं उसी बहमनी किंगडम्स में से। ओके, और हर जगह पे, हर रीजनल किंगडम में एक लोकल डायनेस्टी रूल करने लगती है। अब वो कौन सी डायनेस्टी है ये हम देखते हैं। अहमदनगर में निज़ाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही, बेरार में इमाद शाही, बीदर में बारिद शाही एंड गोलकोंडा में कुतुब शाही। अब इस चैप्टर से मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक से
ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में देखने को मिलेगा। एक तरफ आपके किंगडम्स दिए होंगे और एक तरफ उनकी डायनेस्टीज दी होंगी, आपको मैच करना होगा। ओके, तो ये आप जो चार्ट है, ये जो फ्लो चार्ट है, इसे आप अपने कॉपी में बना लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे रिवाइज करते रहिएगा मल्टीपल टाइम्स। इससे क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अब इन किंगडम्स के फाउंडर भी देख लेते हैं। वैसे तो इतना स्पेसिफिकली पूछते नहीं है, बट इट्स गुड टू हैव अ लुक, टू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज एटलीस्ट। बेरार में इमाद शाही थी, फाउंडर थे फतुल्ला इमाद शाह। ना जो भी फाउंडर्स थे उन्हीं के नाम पे वो डायनेस्टीज हैं, उन्हीं के नाम पे वो जो शाही जो चल रहे हैं, ये जो रूल्स चल रहे हैं, उन्हीं के नाम पे रखे गए हैं। तो याद करना आपके लिए आसान होगा, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह थे, तो आदिल शाही डायनेस्टी थी। अहमदनगर में मलिक अहमद से निज़ाम शाही डायनेस्टी सी। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि मलिक अहमद नाम है फाउंडर का, बट निज़ाम शाही डायनेस्टी थी वहाँ पे। गोलकोंडा में कुली कुतुब शाही थी, कुली कुतुब शाह फाउंडर थे और उनकी डायनेस्टी थी कुतुब शाही। वेरस बीदर में आमिर अली बारिद थे और वो डायनेस्टी थी बारिद शाही। इसे जब आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। बहुत आपको रटने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को ऐसे निमोनिक्स बना के कनेक्ट कर लिया करिए। किसी छोटे छोटे क्लूज बना के, हिंट्स बना के, या किसी फ्लो चार्ट के थ्रू आप ऐसे याद कर लिया करिए। एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रॉट लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। फाइंड अ डिफरेंट एंड यूनिक वे टू लर्न। फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स ये तो एक है ही, आप निमोनिक्स भी बना सकते हैं, किसी चीज़ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो क्लियरली है, फाउंडर के नाम पे ही डायनेस्टी का नाम है, तो आपको क्लियरली याद हो जाएगा, आपको बस रीजन याद करना है। तो ऐसे करके ना आप थोड़े अगर यूनिक वेज ढूंढेंगे हिस्ट्री को याद करने के, पढ़ने के, इट विल बी वेरी फन फॉर यू एंड इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर एंड टू रिकॉल whenever needed. Okay, so that was it for this lecture. हमने विजयनगर कंप्लीट कर लिया और उसके पैरेलल में ही हमने बहमनी किंगडम भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हमारा शुरू हो जाएगा मुगल एम्पायर। टिल देन कीप लर्निंग हिस्ट्री, कीप लिविंग हिस्ट्री, विल मीट वेरी सून। थैंक यू।